हेलो फ्रेंड, एक बार फिर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में डीडीएस क्लासेस पे। तो यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को सॉरी भी बोलना चाहूँगी और थैंक यू भी। सॉरी इसलिए कि अभी फ़िलहाल कई दिनों से वीडियो नहीं आ पाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा आना जाना लगा था। इस वजह से मैं स्टेबल नहीं हो पा रही थी कहीं एक जगह पे, तो वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन अब डेली आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो आप लोगों की रिक्वेस्ट आई है उसको भी पूरी करने की पूरी कोशिश करूँ। और थैंक यू इसलिए कि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार और आप लोगों के जो कमेंट आते हैं उसे देख के अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो की। अगर ये वीडियो आपको आज की पसंद आएगी, बीएड का ये नोट्स है इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर का, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो ये हमारा जो पेपर है, जैसा मैंने कहा, इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। प्रश्न हमारा है कि प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षा व्यवस्था की विवेचना कीजिए। ये जो प्रश्न है वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के 2019 के पेपर में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा। आंसर यहाँ पे प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे कि प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा त्वरित गति से सीखते हैं। उनका बौद्धिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास सामान्य बालकों से कहीं अधिक रहता है। फलस्वरूप उनकी शिक्षा के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो आगे हम लिखेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों की शैक्षिक योजना को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो हम बताएंगे एक एक करके। देखो, आप लोगों को मैंने जो है प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, उसका जो है नोट्स अवेलेबल होगा। तो आगे अगर देखें तो शैक्षिक योजना में पहले विद्यालय की क्या भूमिका है। तो विद्यालय का कर्तव्य है कि वह प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताओं, अभिरुचियों और क्षमताओं के अनुरूप उन्हें विकास का पूर्ण अवसर प्रदान करें। विद्यालय को प्रतिभाशाली बालकों को उनको विशेष श्रेणी में विभक्त कर शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। उनके लिए अलग कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए तथा शिक्षा का स्तर भी उच्च होना चाहिए। तो मैंने इस तरह से लिखा हुआ है कि आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लेंदी नहीं खींचूंगी। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर बताइएगा, उसके लिए मैं फिर से एक अलग वीडियो बना दूंगी। लेकिन अगर जहाँ पे मुझे लगेगा कि समझाने लायक है, मैं इसी वीडियो में उसको समझाती भी चलूंगी। तो यहाँ पे विद्यालय आपने देख लिया कि विद्यालय को कैसा होना चाहिए कि प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताओं, अभिरुचि और क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है पाठ्यक्रम। तो सामान्य पाठ्यक्रम के साथ विशिष्ट बालकों के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम की रचना प्रतिभावान बालकों के अनुरूप होनी चाहिए तथा इन बालकों की आवश्यकताओं और उपयोगिता के अनुरूप पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाना चाहिए। यानी जो भी पाठ्यक्रम आप बना रहे हैं वो विशिष्ट बालकों के लिए कुछ अतिरिक्त भी उसमें ऐड होना चाहिए, यानी विशिष्ट बालकों के लिए भी अच्छी पाठ्यक्रम की व्यवस्था हमें करानी चाहिए। तीसरा था शिक्षक। तो प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उत्कृष्ट शिक्षकों का ही चयन किया जाना चाहिए। उनमें बालकों की चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। शिक्षक को बालकों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए तथा साथ ही साथ उनमें सृजनात्मक चेतना का विकास करने में सहयोग देना चाहिए। आपको पता है कि अगर एक नॉर्मल टीचर की बात करें तो कभी कभार अगर प्रतिभाशाली जो बच्चा है वो बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चन भी टीचर से पूछ सकता है। तो टीचर ऐसा होना चाहिए कि वो उनकी चुनौती भरी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी वो समझा सके, उन्हें बता सके, उनकी कन्फ्यूजन को वो दूर कर सके। तो एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हमें उनकी जो शिक्षक हैं उनको हमें एक अच्छे शिक्षक प्रोवाइड कराने चाहिए। चौथा है शिक्षण कक्ष। तो प्रतिभाशाली बालकों का शिक्षण कक्ष साफ सुथरा, हवादार तथा प्रकाश युक्त होना चाहिए। दीवारों पर आवश्यक चार्ट, मैप आदि होने चाहिए। कमरों यानी कक्षाओं में सहायक उपकरण और आधुनिक साज सज्जा होनी चाहिए। तो इसमें कोई समझाने लायक नहीं है, आपको स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तो समझ में आ गया होगा। बात करें विशिष्ट कक्ष व्यवस्था। तो इन कक्षाओं का आयोजन कुछ विशेष विषयों के शिक्षण हेतु किया जाना चाहिए। इस कक्ष की व्यवस्था बुद्धि लब्धि के आधार पर की जानी चाहिए। इस प्रकार की कक्षाओं के माध्यम से बालक विषय ज्ञान को गहराई से समझ सकेंगे तथा नवीन ज्ञान को अर्जित कर सकेंगे। यानी अगर सामान्य कक्षा की बात अलग है, विशिष्ट कक्षा हम ऐसे बच्चों के यानी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रोवाइड कराएं जिसमें कि वो किसी अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे साइंस की बात करें तो साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि केवल थ्योरी से आप नहीं समझा सकते, उसे प्रैक्टिकल करके बताएंगे तभी बच्चे उसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो कुछ विशिष्ट कक्षाएं भी उनको अवेलेबल जरूर करानी चाहिए।
छठा है अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था। तो विद्यालय में प्रतिभाशाली बालकों के लिए अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इन कक्षा में विशिष्ट प्रतिभा संपन्न बालक ही रखे जाने चाहिए। इन कक्षाओं व अतिरिक्त शिक्षा के आयोजन से उनकी जिज्ञासा शांत हो सकेगी और वे समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हो सकेंगे। यहाँ पे अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था इसलिए कही जा रही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्लास में बहुत अगर क्वेश्चन लगातार पुटअप करते जाएंगे तो क्लास जो टीचर है वो कहीं ना कहीं वो भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पूरी कक्षा को लेकर चलना होता है। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक अलग शिक्षा की एक अलग कक्षा बना देनी चाहिए जहाँ पे उन्हें ही रखना चाहिए और उनके जो प्रश्न हैं उनको हम समाधान कर सकते हैं, यानी उनकी सारी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो उस कक्षा में उनकी हम जो भी उनके मन में चलती है जिज्ञासा है, जो भी क्वेश्चंस है उसको हम उन्हें बता के उन्हें समझा सकते हैं, उनको उनकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था भी करनी चाहिए। सातवां है निर्देशन एवं परामर्श। तो प्रतिभाशाली बालकों के समुचित निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनके द्वारा संपन्न किए गए कार्यों के परिणामों को देखकर ही उन्हें परामर्श एवं निर्देशन दिया जाना चाहिए। निर्देशन बहुआयामी एवं उत्साहवर्धक होना चाहिए, यानी ऐसे बच्चों को उचित समय पर उनको उचित निर्देशन और परामर्श भी देते रहना चाहिए। तो एक हमारी ये चीज हो गई। आठवां हमारा है प्रगति अभिलेख। तो प्रगति अभिलेख बालकों की बौद्धिक प्रतिभा की जानकारी देता है। प्रगति अभिलेख में बालक की पूर्व जानकारी और वर्तमान प्रगति का उल्लेख होना चाहिए। इसमें बालक द्वारा चयनित विषय, ग्राह्यता की अवधि, ध्यान, रुझान, ध्यान विस्तार, शैक्षिक स्तर आदि का उल्लेख होना चाहिए। प्रगति अभिलेख के आधार पर ही प्रतिभाशाली बालकों का वर्गीकरण संभव है। यानी क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, अगर हम उनकी सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक चार्ट बना लें तो हमें कहीं ना कहीं ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि किस बच्चे का बौद्धिक स्तर कैसा है या फिर उसके अंदर कौन सी प्रतिभा है, तो हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। नौवां है मूल्यांकन। तो प्रतिभाशाली बालकों की प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु उनका मूल्यांकन भी आवश्यक होता है। जो बालक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न है उनकी परख के लिए बहुमुखी मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। तो कोई भी, आपको पता है कि कोई भी एग्जाम होता है लास्ट में हम परीक्षा लेते हैं, टेस्ट यानी एग्जाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा कितना सफल हो पाया। तो हर चीज़ में मूल्यांकन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये था ओवरऑल हमारा कि क्या क्या होनी चाहिए प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। लास्ट में हम लिखेंगे कि प्रभावी शिक्षा हेतु मैरिस फ्रीहिल के विचार क्या हैं। तो प्रतिभाशाली बालकों के प्रभावी शिक्षण हेतु मैरिस फ्रीहिल ने अपनी पुस्तक प्रतिभाशाली बच्चे उनका मनोविज्ञान और शिक्षण में लिखा है कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा संख्यात्मक न होकर गुणात्मक की दृष्टि से होना चाहिए। पाठ्यक्रम केंद्रित शिक्षण व्यवस्था न होकर समस्या केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। इन छात्रों के शिक्षण में नवीनतम प्रविधियों को अपनाया जाना चाहिए और उनके कार्यों का समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये तो इनके विचार हो गए। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप जरूर नोट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपना सपोर्ट, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। तो अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।